जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी कृतिका बुक का सेकंड चैप्टर यानी साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। बहुत ही मस्त चैप्टर है कि क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। अर्थात सितारों की चांदनी रात में गंतोक शहर जो है लेखिका को कितना अच्छा लग रहा था, आप सभी को लिखना है। तो लिखेंगे कि गंतोक का दृश्य यानी नज़ारा जो है लेखिका को इतना सम्मोहित कर रहा था कि उस नज़ारे के आगे लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ और अर्थहीन सा लग रहा था। उस नज़ारे के आगे उनको सारी चीज़ें फीकी लग रही थी कि भाई इतना सुंदर नज़ारा के आगे कोई कितना ही अच्छा दृश्य हो वो फीका पड़ जाएगा। ठीक है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी जादुई दुनिया में पहुंच गई हों। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। मेहनत कश मतलब मेहनती, बादशाहों मतलब लोगों से। ठीक है ना, यानी गंतोक शहर को मेहनती लोगों का शहर आखिर क्यों कहा गया। तो हम लिखेंगे कि गंतोक जो है वो एक पर्वतीय इलाका है। ठीक है, जहाँ पर जीवन बिताना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से इस शहर को बहुत ही सुंदर और विकसित बना दिया है, इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यानी जब लेखिका जी और ड्राइवर वगैरह सभी लोग जा रहे थे घूमने, तब उन्होंने देखा कि कहीं पर तो सफ़ेद सफ़ेद झंडे फहराए जा रहे हैं तो कहीं कहीं पर रंगीन झंडे फहराए जा रहे हैं। तो आखिर वो किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे। ठीक है ना, तो उत्तर में लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के लोग अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के पताकाओं को फहराते हैं। ठीक है, सफ़ेद पताकाएं जो होती हैं वो आम तौर पर किसी बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, फॉलोअर लोग, ठीक है ना, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए फहराई जाती है। जबकि रंगीन पताकाएं जो हैं वो विशेष अवसरों या किसी नए कार्य की शुरुआत के अवसर पर फहराई जाती है। जब कोई नया काम शुरू किया जाता है या फिर कोई बहुत खास दिन आ गया, उस दिन जो है रंगीन पताकाओं को फहराया जाता है। इतना आप लोग लिखेंगे। चौथा है कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति यानी नेचर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति यानी उसकी बनावट के बारे में एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दिया, हम सबको बताना है। ठीक है ना, जितेन नार्गे जी ने उनको क्या क्या बताया। तो हम लिखेंगे, देखिए बताए तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखें कि हमें कम शब्दों में भी पूरे नंबर मिल जाएं, मैटर ये करता है। इसलिए मैं दोस्तों कोशिश करता हूं कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊं। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ दिया। लिखेंगे कि सिक्किम एक सुंदर और मनमोहक पहाड़ी क्षेत्र है, उन्होंने ये भी बताया। उसके बाद ये बताया कि सिक्किम की सीमा चीन से सटी हुई है और वहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और वे लोग अलग अलग अवसर पर अलग अलग पताकाएं फहराते हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सिक्किम के लोग मेहनती हैं और महिलाएं भी कठिन परिश्रम वहाँ की करती हैं। आगे लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ के लोग बोकू नामक वस्त्र पहनते हैं। कैसा वस्त्र? बोकू नामक वस्त्र पहनते हैं। और स्त्रियाँ जो हैं वो रंगीन और चटकदार कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ठीक है, चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देख करके लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। यानी जब वो घूमने जा रहे थे तो लॉन्ग स्टॉक में पहुंचे, तब जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि ये धर्म चक्र है, इस चक्र को घुमाने से क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है ना, तो लेखिका जब इसके बारे में जान पाई तब उन्होंने सोचा कि ये भारत जो है भले ही बाहर से विखंडित दिखाई देता है लेकिन अंदर से ये भारत एक सा है। ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि किसी न किसी धर्म में, चाहे आप बौद्ध धर्म में देख लो चाहे हिंदू धर्म में देख लो, वहाँ की मान्यताएं जो हैं, परंपराएं जो हैं, रीति रिवाज जो हैं, लगभग आपस में मिलते दिखाई देते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा कि भारत जो है, भारत के लोगों की आत्मा जो है एक समान है। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि लॉन्ग स्टॉक में जितेन ने लेखिका को एक चक्र दिखाया।
और बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसे देख करके लेखिका ने सोचा कि वास्तव में पूरे भारत की आत्मा एक समान है, क्योंकि चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, लोगों की आस्थाएं जो हैं, लोगों का विश्वास जो है, अंधविश्वास जो है और पाप पुण्य की अवधारणाएं यानी पाप पुण्य से रिलेटेड जो नियम कानून हैं वो सब एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए लेखक को पूरे भारत की आत्मा एक समान दिखाई दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन है कि जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। यानी जितेन नारगे जो थे वो लेखिका के गाइड के रूप में थे। उन्होंने सिक्किम शहर के बारे में हर प्रकार की जानकारी लेखिका को दिया। तो उनके हिसाब से आप ये बताइए कि जितेन नारगे के अंदर जैसे गुण थे उसके आधार पर बताइए कि एक कुशल गाइड करने वाले अंदर यानी गाइड करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि जितेन नारगे एक कुशल गाइड था। ठीक है, उसने लेखिका को सिक्किम के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों से अवगत कराया। एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए, अब हम लिखेंगे कि एक कुशल गाइड के अंदर अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, यानी बात करने का बढ़िया तरीका होना चाहिए। साथ ही भ्रमण स्थल का ज्ञान होना चाहिए, यानी जहाँ वो आपको घुमाने ले जा रहे हैं उस जगह के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना, यानी वो कई भाषाओं में बात कर पाएँ। तथा मनोरंजक तरीके से लोगों को प्रत्येक चीज़ों से अवगत कराने की कला भी होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से बताने की कला होनी चाहिए एक कुशल गाइड के अंदर। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई, सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यानी कुल मिला के प्रश्न का मतलब ये है कि लेखिका ने हिमालय की जिन सुंदरता का वर्णन किया है अपने शब्दों में बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के कई रूपों का वर्णन किया है, जिनमें उन्होंने विशाल पर्वत के बारे में चर्चा किया, गहरी घाटियाँ, रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक झरने इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, लेखिका ने हिमालय में व्याप्त बर्फ की सुंदरता एवं गहरी खाइयों का भी वर्णन किया है। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देख करके लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। अर्थात हिमालय का जो नेचर था वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही सुंदर था, इसका कोई अंत नहीं था। तो उस रूप को देख करके लेखिका को कैसा फील हो रहा था। तो हम लिखेंगे कि प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अत्यंत सुख और शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, वह सारे दृश्य को ऋषि मुनि की तरह शांति से देख रही थी और संपूर्ण सौंदर्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। ठीक है, वहाँ की सुंदरता को वह रोमांचित थी और पुलकित थी। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए, नवा क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। यानी जब वो नेचुरलिटी के यानी जब नेचर की सुंदरता को वो देख रही थी तो उस आनंद में डूबी हुई उस समय उनको बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा था, लेकिन कुछ नज़ारे उनको ऐसे दिखाई दिए जिससे उनका दिल अंदर से दुखी हो गया। तो आखिर आप वो नज़ारे बताइए कि कौन से नज़ारे देखकर उनका दिल दुखी हो गया। तो लिखेंगे कि लेखिका को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पहाड़ी औरतों का पत्थर तोड़ते हुए देखने का दृश्य झकझोर गया। ठीक है, उन्हें यह दृश्य इसलिए भी दुखद लगा क्योंकि वे औरतें कोमल हाथों से पत्थर तोड़ रही थीं और उनकी पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। ठीक है ना, इसीलिए लेखिका का मन जो है वो दुखी हो गया। चलिए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है। यानी जो पर्यटक लोग होते हैं उनको नेचुरलिटी का पूरा दर्शन करवाने के लिए, पूरा फील दिलाने में कौन कौन से लोग योगदान करते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में कई लोगों का योगदान होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कुशल गाइड की होती है। ठीक है, जो सैलानियों को प्रकृति और उस स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग और सहयोगी यात्री भी इस अनुभव को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना आप लोग लिखेंगे। 11वां क्वेश्चन है कि कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है।
यानी जब लेखिका ने पहाड़ी स्त्रियों को काम करते हुए देखा तो उनका मन दुखी हो गया और दुखी होकर के वो कहती हैं कि ये स्त्रियां कितना कम लेती हैं और कम ले करके समाज को पूरा भाग वापस लौटा देती हैं। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से वो कहना क्या चाहती हैं, वो ये कहना चाहती हैं कि ये मजदूर लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और कम से कम पैसे ले करके देश का विकास करते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि देश की आम जनता का देश की आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान होता है, फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने में बहुत योगदान होता है। आम जनता जैसे कि किसान हो गए, मजदूर हो गए और कारीगर हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में काम करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा अंश ले करके वो उसे बेच देते हैं, यानी कम दाम पर उसको बेच देते हैं, जिससे देश की आर्थिक प्रगति होती है। व्यापारी उसको खरीदता है, फिर वो और अच्छे दाम पर बेचता है, फिर उसका विदेशों में निर्यात होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है उससे, है ना। इतना आप लोग लिखेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि आज की पीढ़ी द्वारा नेचर के साथ कई तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे वनों की कटाई की जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है, मृदा खनन एवं प्लास्टिक का प्रयोग इत्यादि। ठीक है, इसे रोकने के लिए मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण एवं पॉलीथीन का प्रयोग ना करने के लिए जागरूक करूँगा। इतना आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आती है। ठीक है, स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं आप सभी को बताना है। तो हम लिखेंगे कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी के साथ साथ निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए हैं। पहला, वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि गंदे जल के प्रयोग से लोगों को हैजा, टाइफाइड, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की वजह से मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता में कमी और हृदय रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना आप लोग लिखेंगे। 14 क्वेश्चन है कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव जो है बहुत ही सुंदर जगह है, इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है पाठ में। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी, तो आखिर वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी, ये उसके लिए वरदान था। कैसे? तो हम लिखेंगे कि कटाव में किसी भी दुकान का ना होना वास्तव में एक वरदान है। इससे कटाव का प्राकृतिक सौंदर्य यानी वहाँ की सुंदरता जो है बहुत अच्छी बनी रहती है, साथ ही वहाँ पर शांति बनी रहती है। यदि वहाँ पर दुकानें होती तो प्रदूषण और गंदगी फैलने की संभावना बढ़ जाती, जिससे उसकी सुंदरता कम हो जाती। इतना आप लोग लिखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो प्रकृति क्या करती है दोस्तों, वो जल संचय करने के लिए एक बेहतरीन तरीका अपनाती है। ठीक है, वो सर्दियों में पहाड़ों द्वारा बर्फ़ के रूप में जल जो है वो जमा हो जाता है और वही गर्मियों में पिघल करके नदियों और झरनों के माध्यम से बहता है, जिससे सूखे से बचाव होता है और जल की उपलब्धता भी बनी रहती है। इतना आप सभी को लिखना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो लिखेंगे कि देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक विषम परिस्थितियों में, जैसे कठोर मौसम हो, दुर्गम भूभाग हो, यानी वो जहाँ पर हैं, जहाँ पर रहकर देश की सेवा करते हैं, वो जगह भी बहुत खतरनाक होती है, दुर्गम भूभाग होता है, साथ ही दुश्मनों के हमलों का खतरा होता है। इन सब चीज़ों के होने पर भी वो वहीं पर डटे रहते हैं और रात दिन देश की सेवा करते हैं। उनके प्रति हमारा यह दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। ठीक है, और सरकार से उनके कल्याण के लिए प्रयास करने का आग्रह करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने पूरे चैप्टर को ख़त्म करने का आग्रह कर दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।